आइए पाठकों, हिंदी या संस्कृत के वर्णों का उच्चारण स्थान अपने आप में एक समस्या का विषय रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए। हिंदी में हो या संस्कृत में हो, दोनों का जो है समाधान एक ही सूत्र से, यानी दोनों के लिए ही इन्हीं सूत्रों से हम हमेशा के लिए समाधान कर लेंगे। और एक बार इसे पढ़ लें और समझ लें तो निश्चय माने कि आप आजीवन उच्चारण स्थान को भूल नहीं पाएंगे। पूरी गारंटी है इस बात की कि आप जीवन भर उच्चारण स्थानों को नहीं भूल पाएंगे, चूँकि इसमें एक ट्रिक है। ऐसे हर चीज़ को आजकल लोग ट्रिक हॉट ट्रिक करके जो है सो पेश करते हैं, लेकिन वाकई यह हॉट ट्रिक है ही है अपने आप में। तो आइए समझाता हूँ कैसे हॉट ट्रिक है यह, एक सटीक तरीका है यह। एक प्रकार से जिसे इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं, सूत्र है। उच्चारण स्थानों का यह सूत्र है, 9 की संख्या में है, देख रहे हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचुइफा नाम तालु, ऋतुर्फा नाम मूर्धा, लिरितुल्फा नाम दंता, उपुपधमानिया नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंत्योष्ठम, अमंग नाम नासिका च, एदयतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्ठम। ये सूत्र हैं, इनको रट लेना है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचुइफा नाम तालु, ऋतुर्फा नाम मूर्धा, लिरितुल्फा नाम दंता, उपुपधमानिया नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंत्योष्ठम, अमंग नाम नासिका च, एदयतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्ठम। तो इस प्रकार से इसको रट लेना है। जब रटे रहिएगा, जुबान पर रहेगा ये तमाम सूत्र, तो बताता हूँ इसका गुप्त रहस्य, हॉट ट्रिक क्या है। आपने यहाँ देखा कि अ लिखा हुआ है, अ, तो अ एक ह्रस्व स्वर है, एक लघु स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, छोटा स्वर है। और इसी को दीर्घ करने पर, बड़ा करने पर, दुगुना करने पर क्या हो जाता है? आ होता है। तो मूल स्वर क्या हुआ? अ। आ का भी मूल स्वर अ ही है। तो इस प्रकार से अ और आ दोनों ही निहित है इसमें। अ मिल गया तो आ भी समझिए, यानी हर्ष मिल गया तो उसका दीर्घ भी समझ लीजिए। जिस भी स्वर का हर्ष स्वर मिल रहा है सूत्र में, तो साथ साथ उसके दीर्घ को भी हम उसमें जोड़ेंगे। यानी अ जो है ह्रस्व स्वर है तो इसका दीर्घ स्वर है आ, और फिर बनने वाला दीर्घ स्वर आ हो गया, तो अ आ यहाँ आ गया, देख रहे हैं। फिर जो है यहाँ कु, यहाँ चू, यहाँ टू, यहाँ तू, यहाँ पू, ये देख रहे हैं। इसमें हर्फऊ और दीर्घऊ को हटा लेना है आपको। हर्फऊ और दीर्घऊ वाद कर दीजिए, हटा लीजिए, और उसके अलावा क्या बच जाएगा? तो यहाँ क, यहाँ च, यहाँ ट, यहाँ त, यहाँ प बच जाएगा। तो क बचा, तो क से क्या हो गया? कवर्ग। क से पूरा कवर्ग ले लीजिए। जो भी वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण मिल रहा है, यानी स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन के रूप में हम सब जानते हैं। यानी 5-5 के वर्गों में, 5-5 के समूह में ये समूहित है, इसीलिए इन्हें वर्ग के नाम से जानते हैं, और प्रथम वर्ण के नाम से ही उनके वर्ग का नाम रखा गया है। तो क, ख, ग, घ, ङ का पहला वर्ण है क, इसलिए क से कवर्ग हो गया। तो क से कवर्ग ले लिए। ह का ह हो गया, और विसर्ज का मतलब है विसर्ग, तथा विसर्ज का मतलब हो गया विसर्ग। विसर्ग मतलब ये प्रतीक चिन्ह है विसर्ग का, और विसर्ग का मतलब भी वहीं ह ही होता है। तो अ आ कवर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है ना? कंठ है, यहाँ पर कंठ दिया हुआ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ आ कवर्ग ह तथा विसर्ग का मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो उच्चारण स्थान के नाम के आधार पर ही, उच्चारण स्थानों के आधार पर ही किसी वर्ण का नामकरण हुआ है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा वे कंठ कहलाएंगे, तालु होगा तालव्य कहलाएंगे, मूर्धा होगा तो मूर्धन्य कहलाएंगे, दंत होगा तो दंत कहलाएंगे। ऐसे इनका नामकरण हो जाता है। तो इसी आधार पर उच्चारण स्थान कंठ है, जिसके कारण इन वर्णों को कंठ कहते हैं।
वैसे ही आप यहाँ देखेंगे ई आया है हर्षी, तो हर्षी का दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घी। तो हर्षी दीर्घी। फिर वहीं पहले मैं बता चुका हूँ कि हर्षौ दीर्घों को हटा करके देखना है, तो च बचा, च से चवर्ग हो गया, तो हर्षी दीर्घी चवर्ग। य भी दिख रहा है आपको, य है, तो य का य हो गया। तालब फ तथा तालब फ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, यहाँ लिखा हुआ है तालु, तो तालु है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा उन्हें निश्चित तौर पर तालव्य कहा जाएगा। उच्चारण स्थानों के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया वर्णों का। तो उच्चारण स्थान तालु है, या उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य कहते हैं या तालव्य वर्ण कहते हैं? किन्हें तालव्य कहते हैं? तो इन वर्णों को तालव्य कहते हैं। ठीक है। री है यहाँ पर, आपको पता है कि संस्कृत में हर्ष री और दीर्घ री भी होता है। हिंदी में तो एक ही री का प्रयोग मिलता है, इसलिए एक ही री को पढ़ा जाता है, लेकिन संस्कृत में दो वर्ण बढ़ जाते हैं स्वर वर्णों में। संस्कृत में दो स्वर अधिक हो जाते हैं। कौन कौन? दीर्घ री तथा लिरी, ये दो स्वर संस्कृत में बढ़ जाते हैं। हिंदी में जहाँ 11 स्वर होते हैं वहीं संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं इन दो स्वरों के बढ़ने से। तो यहाँ री का मतलब है ह्रस्व री और दीर्घ री जो संस्कृत में होता है। फिर यहाँ हर्षौ घटाकर ट ही बचा, ट से टवर्ग हुआ, फिर र है, फिर मूर्धन्य फ है। तो देख रहे हैं आप ह्रस्व री दीर्घ री, यानी री में भी री की जो मात्रा लगी है तो दीर्घ री हो गया, यानी डबल री हो गया। दीर्घ का मतलब डबल ही होता है, दुगुना होता है सीधे। तो ह्रस्व री, दीर्घ री, टवर्ग, र और मूर्धन्य फ। र तथा मूर्धन्य फ का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है मूर्धन्य कहेंगे, तालु है तालव्य कहेंगे, कंठ है तो कंठ कहेंगे। अब आगे देखते हैं, दांत उच्चारण स्थान है तो दंत कहेंगे। फिर यहाँ लिरी देख रहे हैं, संस्कृत में लिरी एक स्वर है, यहाँ बता चुका हूँ। तो लिरी, फिर हर्षौ घटाकर त बचा तवर्ग, फिर ल, फिर दंते फ। तो लिरी, तवर्ग, ल तथा दंत फ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंता है, दंत है, दंत है या दांत है। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत दंत कहा जाएगा दंत, और उसी को तद्भव में क्या कहेंगे? दांत। तो दंत यानी दांत है, इसीलिए अतः मतलब इसीलिए इन्हें दंत कहते हैं। यानी इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? दंत, जिनका उच्चारण स्थान दांत है। उपधमानिया नाम ओष्ठौ, उपधमानिया नाम ओष्ठौ। हालांकि उपधमानीय और जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान आपसे नहीं पूछता है, बाय द वे पूछ दे तो ये जानते रहिए, बेहतर रहेगा। उपधमानीय यानी प और फ के पहले जो ये चिन्ह लगाया जाता है ये उपधमानीय वर्ण का प्रतीक है। फिर जिह्वामूलीय, क या ख के पहले जो ये चिन्ह होता है जिह्वामूलीय कहलाता है। तो उपधमानीय और जिह्वामूलीय, उसके बाद क्या बचा? दीर्घौ घटाकर प बचेगा, प से पवर्ग। तो उपधमानीय, जिह्वामूलीय तथा पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ यानी ओठ है। ओष्ठ तत्सम में कहते हैं और ओठ तद्भव में कहेंगे, यानी हिंदी में ओठ कहेंगे और संस्कृत में ओष्ठ कहेंगे। संस्कृत को तत्सम कहते हैं और हिंदी को तद्भव कहते हैं। अब आइए, वकार से दंत्योष्ठम। व का सिर्फ व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। आप देख रहे हैं यहाँ व है, सिर्फ व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, यानी दांत और ओठ है। चलिए, तो इन वर्ण तो व को हम दंत्योष्ठ कह सकते हैं, लेकिन नहीं लिखे हैं। खास करके मूर्धन्य, दंते, तालव्य, इनका प्रयोग जरूरी हो जाता है, चूँकि फ में तालव्य फ, मूर्धन्य फ, दंत्य फ, और ये बहुत विद्यार्थियों के बीच रहस्य ही बना रह जाता है। बहुत क्या कहा जाए, शिक्षित लोगों के बीच भी ये रहस्य का मामला बना रहता है कि तालव्य अभी कहते तो हैं, लेकिन तालव्य कहाँ से आया, किस लोक से आ जाता है, समझ में नहीं आता है। तो उच्चारण स्थान के कारण इनका नाम बनता है। आप देख रहे हैं। अब है
तो वो का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, यानी दंत और ओष्ठ है, तो इस आधार पर दंत्योष्ठ वर्ण कहलाएगा वो। अमंग नाम नासिका च, आप देख रहे हैं य म अंग मूर्धन्य और दंत न, आप देख रहे हैं ये जो है पांचों वर्गीय व्यंजनों के पांचवें अक्षर के रूप में है। आप देखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सभी वर्गों में 5-5 वर्ण रहते हैं। 5-5 वर्णों में समूहित रहने के कारण ही, है ना, तो समूह को हम वर्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कह दिया गया। और प्रत्येक समूह का जो प्रथम वर्ण है, यानी कवर्ग क है, पहला समूह का प्रथम वर्ण, दूसरा का है च, तीसरा का ट, उसके बाद चौथे का त और पांचवें का प है। तो प्रत्येक के पहले वर्ण के नाम से वर्ग बना है। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो हम देखते हैं कि चवर्ग का पांचवा वर्ण है य, पवर्ग का पांचवा वर्ण म, कवर्ग का पांचवा वर्ण अंग, टवर्ग का पांचवा वर्ण मूर्धन्य और तवर्ग का पांचवा वर्ण दंत न है। इन पांचों वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाला हिंदी में कौन चीज़ होता है जी? अनुस्वार होता है, सिर्फ अनुस्वार, अनुस्वार या अनुनासिक, दोनों का सेम कंडीशन है। इंग्लिश में तो दोनों का इंग्लिश सेम होता है ना, ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वो मामला नहीं है। है क्या कि तमाम पांचवें वर्ण का प्रतिनिधित्व सिर्फ अनुस्वार करता है, और इसीलिए एक नियम है अनुस्वार का पंचमाक्षर प्रयोग। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा कि अनुस्वार का पंचमाक्षरों का अनुस्वार प्रयोग या अनुस्वार का पंचमाक्षर प्रयोग कैसे होता है। यानी संस्कृत में तो हम पंचमाक्षरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। सही मायने में अनुशासित ढंग की बात यही है। अब भले दोनों जगहों पर दोनों को लोग घसीट दें, अलग बात है, लेकिन आप देखते हैं कि संस्कृत में गंगा लिखा जाता है, आप देख रहे हैं पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, पंचमाक्षर अंग का प्रयोग हुआ है यहाँ। या फिर नए पद्धति में गंगा ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा संस्कृत में आप गंगा ऐसे नहीं देखेंगे, संस्कृत में गंगा ऐसे नहीं देखते हैं। तो हिंदी में इसका प्रयोग है अनुस्वार का, और संस्कृत में पंचमाक्षर का प्रयोग है। अब इसको मैं समझाऊंगा विस्तार से, खैर छोड़िए, यहीं पर इसको छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो पांचों पंचमाक्षरों का यानी इ, म, अंग, न तथा मूर्धन्य तथा दंत न पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, यानी नाक है। इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? नासिक के वर्ण कहेंगे या अनुनासिक वर्ण कहेंगे। इन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका यानी नाक। एदय तो कंठ तालु, तो ए से ए और अय दोनों हो गया। ए तथा अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों ही हैं। ओदौतो कंठोष्ठम, ठीक उसी प्रकार से ए अय दोनों हो गया तो ओ औ दोनों हो जाएगा इसमें। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, कंठोष्ठ दिख रहा है क्लियर, है ना। तो एक कंठोष्ठ वर्ण कहलाएगा, एक कंठ तालव्य वर्ण कहलाएगा, हालांकि उसकी ज़रूरत आती ही नहीं है। अब चलिए, तो निर्भर करता है कि आप आजीवन इसे याद रख पाएँ। इसके लिए बस इतना ही करना है कि आपको इसे याद कर लेना है, सूत्र को, ये फार्मूला को याद कर लेना है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इचुर्फा नाम तालु, इचुर्फा नाम तालु, रिटुर्फा नाम मूर्धा, रिटुर्फा नाम मूर्धा, लिरितुल्फा नाम दंता, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंत्योष्ठम, अमंग नाम नासिका च, एदयतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठम। ऐसे करके रट लेना है, और रट लेंगे तो ये जो ट्रिक बता दिया गया, अ से अ आ दोनों हो गया, और यहाँ क च ट त में लगा हुआ, चाहे प में लगा हुआ जो हर्फो दीर्घों की मात्रा है, हर्फ दीर्घों की मात्रा उसको हटा करके देखेंगे तो क बचा, तो क से कवर्ग हो गया।
चौ बचा तो चौफे चवर्ग हो गया, ट बचा तो टफे टवर्ग हो गया, तफे तवर्ग हो गया, पफे पवर्ग हो गया। ऐसे करके फिर उसके बाद ह है, फिर विफर्ज का विफर्ग हो गया, यहाँ य है, तालब फ है, यहाँ टवर्ग हो गया, र हो गया, मूर्धन फ हो गया। री के बाद हर्फी दीर्घी के बाद, हर्फी दीर्घी के बाद अ आ के बाद फिर यहाँ उपधमानीय जीवामूलीय और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। बाकी तो समझ ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ उच्चारण स्थान का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय संस्कृत, जय व्याकरण।